हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और जब हम शमसुल इस्लाम साहब से मिलते हैं तो उसमें मालूमात में बहुत ही गहराई होती है और जिस मजबूती से वो अपनी बात रखते हैं, बेबाक अंदाज में बात रखते हैं, वो हम आप सभी लोग काफ़ी पसंद करते हैं। शमसुल इस्लाम साहब को एक ऐसे स्कॉलर के तौर पर जाना जाता है जो खास तौर पर जो शिद्दत पसंद, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी भी मजहब के, उस शिद्दत पसंदी को और उसके नाम से नेशनलिज्म का जो पाठ पढ़ाया जाता है उसको वो मजबूती से नेगेट करते हैं, उसके खिलाफ अपनी बात रखते हैं और तारीखी पस मंजर के साथ, हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ वो अपनी बात रखते हैं। अभी और आपने बहुत बड़ी तादाद में आरएसएस के बारे में और कई और अहम इश्यूज पर बात किताबें लिखी हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं और बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं उनसे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इलेक्शन कैंपेन पर बार बार जा रहे हैं। अभी हाल ही में उनकी कई तकरीरें राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुई हैं। ऐसी बातें की जा रही हैं कि अगर एक ही बात दोनों जगह कही जाए तो उन्हीं का जो कंट्राडिक्शन है वो बिल्कुल सामने आ जाएगा। लेकिन एक जगह कांग्रेस की सरकार है, एक जगह बीजेपी की सरकार है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? मुल्क बड़ा है, मीडिया के जरिए हर जगह बात पहुंचती है। ये बात नहीं हो सकता कि आप दिल्ली में कुछ कहें और भोपाल में कुछ कहें और जयपुर में कुछ कहें, ये मुमकिन नहीं है। वो क्या कुछ कह रहे हैं उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा खुद शमसुल इस्लाम साहब अभी हाल ही में मुंबई में इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में गए थे और वहां आरएसएस के कुछ लोग थे। आरएसएस के लोगों के सामने आपने अपनी बात मजबूती से रखी, लेकिन शिकायत यह है कि जितना वक्त सबको दिया जा रहा था उतना वक्त नहीं दिया शमसुल इस्लाम साहब को, और उसके बावजूद उन्होंने अपनी बात बहुत ही मजबूती से रखी है। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि मोदी जी इस वक्त किस अवतार में हैं? आखिर क्या कुछ वो चाहते हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? जिस तरह से उनके बयानात आ रहे हैं उनको आप कैसे देख रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। देखिए, मोदी जी के बारे में एक बात समझ लीजिए, वो उन्होंने 2013 में इसको बिल्कुल साफ मान लिया जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, कि उन्होंने राइटर, जो दुनिया की एक बड़ी न्यूज़ एजेंसी है इंग्लैंड की, उसके 2 जर्नलिस्ट से बात करते हुए कहा था कि नंबर 1, मैं आरएसएस का सदस्य हूँ, मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूँ, और मुझे जो नेता बनाने में जिन्होंने मेरी परवरिश की है, यानी मुझे को ग्रूम किया है, मुझे जो ग्रूम किया है वो गोलवलकर ने किया है। और हम जानते हैं कि आरएसएस, अगर वो कहते हैं मैं आरएसएस का मेंबर हूं और मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं और गुरु गोलवलकर ने ग्रूम किया है, तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन और ये वो शख्स है जिनको हेट फैलाने वाला ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। गुरु गोलवलकर का तो गुरु ऑफ हेट प्रोफेसर रामचंद्र गुहा ने कहा, और उससे कोई डिसएग्री नहीं करता है, और उनके खिलाफ आरएसएस वाले कोई डिफेमेशन केस भी नहीं डालते हैं। मतलब वो जानते हैं कि वो साबित कर देंगे कि इससे ज्यादा इस देश को तोड़ने का काम करने वाला इस गुरु से बड़ा कोई नहीं हो सकता। तो ये मोदी जी का ये चरित्र है, और मोदी जी अपने आप में एक बहुत फांसीवादी, एक बहुत तानाशाही प्रवृत्ति के बहुत मजबूत पसंद और नापसंद रखने वाले आदमी है। उसको तो एक हमारे बहुत मशहूर सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो बहुत 10 साल पहले कह चुके हैं, वो 10 साल या उससे भी ज्यादा होगा, कि वो उनको एक इंटरव्यू करके आ रहे थे और उन्होंने इंटरव्यू करने के बाद दोस्तों को कहा कि आज मैं एक क्लासिकल फैसिस्ट को मिलकर आ रहा हूँ, एक क्लासिकी फैसिस्ट को मिलकर आ रहा हूँ जो जन्मजात से ही फैसिस्ट है। तो और इसको देश को पता लगेगा। खैर, उस वक्त उन बेचारों को बड़ी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना पड़ा था, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल हम उसको सच्चाई के तौर पर देख रहे हैं। मोदी जी जो हैं आरएसएस के आदमी हैं, गोलवलकर साहब के पाले हुए हैं, तो उनका
जहर उगलना उनका काम है और वो हर वक्त इलेक्शन मूड में रहते हैं। ये सब लोग मानते हैं कि वो हर वक्त इलेक्शन मूड में रहते हैं, और इलेक्शन मूड में तो उनका असली चरित्र जो होता है, जो वो गुस्सा और घृणा फैलाने का, वो बिल्कुल सामने आ जाता है। लेकिन पिछले दिनों मोदी जी कुछ ये भी कहते रहे कि देखिए हम G20 में सारी दुनिया के हम लीडर हो गए, हम सारी दुनिया में सबसे बड़ा कौन सा डिजिटल पेमेंट का हमने हो गया, हमने कोविड से लड़ाई लड़ ली, हमने गरीबी दूर कर दी, हमने ये फर्क कर दिया। तो ऐसा लग रहा था कि इस बार ये चुनाव जो होंगे मोदी जी डेवलपमेंट के उस पर चुनाव लड़ेंगे, और मोदी जी बताएंगे कि देखिए कैसे हमने वंदे भारत चला दी, कैसे हमने अब बुलेट ट्रेन चलने जा रहा है, कैसे हमने G20 के लोगों को यहाँ बुलवाया, कैसे दिल्ली को ऐसे सजाया जो सन 1911 के अंग्रेज जो महाराजा बादशाह आया, शहंशाह आया था, तो वो दिल्ली भी नहीं सजी थी। यानी मोदी अकेले, मोदी ने इतना बड़ा मंडपम बना दिया जो महाभारत के जमाने में भी नहीं था, जो श्री रामचंद्र जी के जमाने में भी नहीं था। पहली बार उन्होंने ऐसी संविधान, ऐसा संसद बना दी कि जैसी संसद कभी न देखी गई न सुनी गई। तो इस पर वो बात करेंगे, लेकिन इस पर बिल्कुल बात नहीं कर रहे। उनको पता है कि उनका ये खोखलापन, ये सारा ढकोसला है और इसको कोई नहीं मानने जा रहा है। तो जहां पर वो उनको लग रहा है कि हिंदू वोटों को कंसोलिडेट करना है, तो वो देखिए राजस्थान और मध्य प्रदेश में किस तरह की बातें कर रहे हैं। जरा मैं राजस्थान से उनकी एक तकरीर जो इंडियन एक्सप्रेस ने हिंदी में ही रोमन में लिखी है, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। देश की दुश्मनों की बात, यानी वो जो कांग्रेस है, जो विदेशी पार्टियां, जो विरोधी पार्टियां जो उनके खिलाफ लड़ रही हैं, देश के दुश्मनों की बात, आतंक के आकाओं की बात उन्हें सही लगती है, मेरे देश की सेना की बात उनको सही नहीं लगती। ठीक है जी। और उसके बाद वो ये कह रहे हैं, वो जोधपुर के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर बात कर रहे हैं और जोधपुर के अंदर बात कर रहे हैं कि पूरा जोधपुर हिंसा में जल रहा था, सांप्रदायिक हिंसा में जल रहा था, और चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा था, वहां पर लोग मारे जा रहे थे। कांग्रेस के लीडर क्या कर रहे थे, वो कांग्रेस की जो तुष्टीकरण, और ये तुष्टीकरण किसकी, मुसलमान शब्द उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन वो मुसलमानों के तुष्टीकरण का वो पॉलिसी अपना रहे थे। रामनवमी, परशुराम जयंती, हनुमान जयंती, देयर इज नो फेस्टिवल इन विच न्यूज ऑफ स्टोन पेल्टिंग इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम राजस्थान। और राजस्थान में कोई भी ऐसा रामनवमी, परशुराम जयंती, हनुमान जयंती नहीं है, ऐसा कोई जुलूस नहीं निकला जिस पर पथराव नहीं किया गया। ये सब वो बोल रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं, जो इतना बड़ा झूठ है कि उनको डिफेमेशन का केस और उन पर मुकदमा चला देना चाहिए, लेकिन मोदी साहब पर कोई मुकदमा नहीं चला सकता है। और उसके बाद मोदी साहब सब जगह, दोनों जगह ये कह रहे हैं कि ये वोट बैंक की राजनीति हो रही है, ये वोटों की राजनीति हो रही है। अब जरा सा समझ लीजिए ये कितने समझदार प्रधानमंत्री हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, और आरएसएस की शाखा में इन्होंने क्या सीखा है। ये बोला जा रहा है कि मुसलमानों का वोट लेने के लिए आप, कांग्रेस जो है मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही है। अब जरा आ जाइए कुछ आंकड़ों पर, सरकारी आंकड़ों पर। राजस्थान के अंदर मुसलमानों की कुल संख्या 62,15,000 है, और ये पूरी आबादी का लगभग 9% होते हैं, यानी 100 में 9 मुसलमान हैं। मध्य प्रदेश के अंदर तो उससे भी कम है, 47,75,000 है, और ये 7% से कम है, 100 में 7 से कम है। अब कांग्रेस जो है तुष्टीकरण की नीति अपना रही है मुसलमानों का वोट लेने के लिए। अरे कोई पागल ही होगा, भांग पिए हुए होगा, जो अपना आत्महत्या करना चाहेगा पॉलिटिकल पार्टी जो मुसलमानों के साथ ये करेगी। मुसलमानों के साथ कांग्रेस जो कर रही है वो मुसलमान उसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और मुसलमानों को अलग मत करिए, दलितों के साथ कांग्रेस की बहुत सारी जमातें क्या कर रही हैं। हम मध्य प्रदेश का तो जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश का अभी भावी अगर कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा तो वो तो आरएसएस के साथ कंपटीशन कर रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। तो वो तो आरएसएस के आदमी हैं, कमलनाथ जो हैं। तो इसमें मोदी जी का ये कहना कि वो आतंकवाद के साथ होता है, ये सब होता है। अच्छा, मोदी जी फिर एक और सवाल उठा रहे हैं कि ये सेना की चिंता नहीं करते हैं। अरे मोदी जी, आप सेना की चिंता नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि जिसमें 77 से भी ज्यादा सीआरपी के लोग मारे गए थे, उनके वो किसकी नालायकी से मारे गए थे। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस दिन कश्मीर के अंदर तीन भारत के सैनिक और पुलिस के लोग मारे गए, एक हिंदू, एक मुसलमान, एक सिख, उस दिन आप जश्न मना रहे थे बीजेपी के दफ्तर के अंदर। आप जश्न मना रहे थे, जो पाकिस्तानी या जो भी आतंकवादी है, जहां से भी आतंकवादी आए थे, उन्होंने उनका कत्ल किया था।
उनको मारा था। उस दिन आपका बीजेपी के दफ्तर में जश्न हो रहा था, और जिस दिन वो सीआरपी के काफिले पर हमला हुआ था और वो सीआरपी के लोग इतनी बड़ी तादाद के अंदर बस में क्यों ले जाए जा रहे थे, उनके लिए हवाई जहाज का प्रबंध क्यों नहीं हुआ था, वो आपने आज तक जवाब नहीं दिया। वो जम्मू कश्मीर के एक गवर्नर उठा चुके हैं, सतपाल मलिक इस सवाल को उठा चुके हैं। उस दिन आप कहां थे? उस दिन आप एक जंगलों के अंदर रहने वाला एक आदमी है जो जंगलों में रहता है हमेशा, और मजे की बात ये बताया जाता है कि वो अकेला रह रहा है। देखिए, हालांकि अगर कैमरा टीम उसकी नहीं होगी तो वो सारी फिल्म कैसे बनेगी। उस दिन मोदी जी उसके साथ यहाँ कहीं उत्तराखंड के किसी जंगल के अंदर थे, उनको वहां बताया गया था कि जनाब ये सब हो गया है। तो आप कम से कम सेना की बात नहीं करिए। आप किस तरह से सैनिक मारे जा रहे हैं मणिपुर में, आपको शोभा नहीं देता है। आप किस तरह से भारत के मेघालय और असम के सेना और पुलिस वाले आपस में लड़कर मर गए, वो आपको जेब नहीं देता, आपको ठीक नहीं लगता है। आप भारत की सेना की बहुत बहुत बात करिए। भारत की एक सैनिक की पत्नी के साथ जो कुछ हुआ, वो उसका बयान आप पढ़ लीजिए मणिपुर के साथ जो है। तो इसको आप ये सब मत करिए। तो बात क्या हो रही है? एक और सवाल उठा रहे हैं, वो है कि ये रिजल्ट आउट हो जा रहे हैं, लीक हो जा रहे हैं, पर्चे लीक हो जा रहे हैं। तो मोदी जी थोड़ा सा क्योंकि आप तो बहुत ध्यान करते हैं, बहुत योगा करते हैं, आप तो बिल्कुल सारी ट्रांसपेरेंसी आप चाहते हैं। आपको व्यापम कांड याद है आपको मध्य प्रदेश का? उसको व्यापम कांड जो है उसमें 48 लोग ने आत्महत्या की। उसमें पूरा का पूरा MBBS से रिलेटेड करोड़ों रुपए का सैकड़ों करोड़ों रुपए का इधर से उधर आदान प्रदान हुआ था, और उसमें RSS के लोग इन्वॉल्व थे, बीजेपी के लोग इन्वॉल्व थे। और मजे की बात यह, उसका भंडाफोड़ करने वाले भी 3 RSS के जो जिनमें थोड़ी सी जमीर, थोड़ी सी इंसानियत बची थी, वो थी। और वो थे डॉक्टर आनंद राय, बहुत मशहूर डॉक्टर, प्रशांत पांडे और आशीष चतुर्वेदी। इन लोगों ने कहते आज वो कहां हैं, क्या जानते हैं, उनकी जिंदगी कैसे बीत रही है, वो कैसे छुपे घूमते रहे हैं, ये आज इस देश के अंदर चर्चा का विषय नहीं, बदकिस्मती से। आज जो मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा है, इन तीनों को पेश करना चाहिए था अपोजिशन पार्टीज ने, कांग्रेस ने पेश करना चाहिए था, लेकिन वो भी इस सब को नहीं करना चाहते। लेकिन मोदी जी जरा इनको मिल लीजिए, इनको जान लीजिए क्या किया था इन्होंने। आज का जो आपका मुख्यमंत्री है, RSS का जो मामा मुख्यमंत्री है, और उसके साथ सारी बीजेपी के लोग, RSS के लोग, वो किस तरह से शामिल थे उसमें। और वो तो इस देश के अंदर, क्योंकि इतना बड़ा रोज कांड और इतना बड़ा कोई करप्शन का केस हो जा रहा है कि पिछले वाले के बारे में तो कुछ कोई सोचता ही नहीं है। और उसके बाद आप ये जानते हैं कि RSS के लोग किस तरह से आतंकवाद से जुड़े हुए, और मध्य प्रदेश से गए हैं वो मस्जिदों के अंदर बम फोड़ने के लिए, लोगों को 85 को मारने के लिए। वो उन लोगों ने आपस के झगड़ों के अंदर कैसे RSS के कैडर, एक RSS के मेंबर ने दूसरे RSS के कैडर के मर्डर किए, वो सारा मध्य प्रदेश में ही हुआ है। तो आप जो है मोदी जी, आपका प्रॉब्लम ये है कि मैंने गरीबी दूर कर दी, महंगाई दूर कर दी, बेरोजगारी दूर कर दी, उसके बारे में आपको कोई चिंता नहीं, आप उस पर वोट नहीं मांग सकते। तो आपने पोलराइजिंग करना है। अभी की खबर आ रही है, अभी 20,000 बच्चे जो नर्सिंग स्कूल्स में पढ़े हुए, लड़के लड़कियां आज भोपाल में जमा है कि आपने प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों को खोलकर इतनी सीटें बढ़वा दी, ये कर दिया, जिनके पास ना कोई फैकल्टी है, ना कोई कमरा है, ना पट्टी बांधने का भी उनको ट्रेनिंग नहीं हो रही है। लेकिन उसको लेके इतनी आपने बाढ़ ला दी है कि जो सरकारी नर्सिंग स्कूल्स के बच्चे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है। और जो नौकरी नहीं मिल रही है उसका तो आपको मैं बता सकता हूं। एक अगली बात पर आ जाते हैं। मोदी जी को जो दिखता नहीं है, मोदी जी को समझ में नहीं आता है कि नाडेड में क्या हो रहा है। ये बच्चे जो भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सीधा का सीधा ताल्लुक, हालांकि ये है मध्य प्रदेश के, लेकिन ये नाडेड में जो कुछ हो रहा है, नाडेड के अस्पताल के अंदर जो गरीबों का इलाज जहां पर होता है, वहां पर कितने बच्चे पिछले 5 दिन से मारे गए। और मुख्यमंत्री और वहां का जो हेल्थ मिनिस्टर है वो ये कह रहा है हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हमारे पास दवाइयां नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जब ये लोग, गरीबों के बच्चे मर जा रहे हैं, तो उनको याद आ रहा है ये क्यों नहीं है, ये पूछिए भोपाल के बच्चे बच्चियां जो वहां पर जमा है। और ये RSS बीजेपी के राज में पहली बार बच्चे मारे जा रहे हैं, पहली बार है क्या ये? अब से पहले गोरखपुर का वाकया है हमारे सामने, गोरखपुर में, जिसमें डॉक्टर कफील अहमद ने बहुत से बच्चों को बचाने का काम किया था।
उसी को जेल में डाला था इन लोगों ने। जी जी, उसको बाबा रघुदास जो इनके गुरु थे, आदित्यनाथ के बाबा रघुदास जो इनको पूछते हैं, उनके अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से, काजमी जी, ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से, और ये वाकया हुआ अगस्त के दूसरे तीसरे हफ्ते के अंदर। कहा जाता है 60 सरकारी आंकड़ा 60, लेकिन कितने सौ मारे गए होंगे कोई नहीं जानता है उसका, ठीक है। उस बारे में समझ लीजिए। पुष्पा सेल्स जो ऑक्सीजन सप्लाई करते थे, उनका हिंदुस्तान टाइम्स ने चिट्ठियां पेश की हैं अगस्त 1 और अगस्त 8 2017 की, कि अगर आप हमारा 85 लाख रुपए का जो पेंडिंग पेमेंट है, अगर आप उसको नहीं करेंगे, पेमेंट नहीं करेंगे, तो हम आपकी सप्लाई रोक देंगे। और उन्होंने सप्लाई रोक दी। शायद ये कहा जाता है, मतलब इंक्वायरी रिपोर्ट आई नहीं आई पता नहीं, लेकिन ये कहा जाता है कि खाली सिलेंडर लगा दिए गए। कोई कहता है कि वहां इंडस्ट्रियल गैस जो बहुत, ऑक्सीजन जो बहुत सस्ती होती है, वो लगा दी गई। और उसमें एक बंदा जो इत्तेफाक से वो मुसलमान था, डॉक्टर कफील अहमद, और बच्चों के बहुत बहुत मशहूर डॉक्टर थे, उन्होंने अपने पैसे से कुछ सिलेंडर मंगाए, तो उसके लिए वो मुजरिम बन गए। वो ये कहा गया कि ये अपना बड़ा नाम करना चाह रहा है, हालांकि वो एक डॉक्टर की जो उन्होंने शपथ ली थी, तो वो शपथ ली थी, उसको वो पूरा करना चाह रहा था। और उनकी जान के कितने लाले पड़े कि उनको भागना पड़ा। उनको मुकदमे हुए, क्या क्या हुए, जेल में रहे, फिर उसके बाद वो राजस्थान। अच्छा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, मोदी जी अब जो कुछ कर रहे हैं, क्या इससे कोई उनको ये नाउमीदी का इशारा है, या ये फिर से जंग जीतने की तैयारी है, यानी इलेक्शन जीतने की तैयारी है? क्या कुछ है जो मोदी जी के दिमाग में चल रहा है, और वो जो कुछ बयानात दे रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं जो वो फ्रस्ट्रेटेड आदमी हैं। उनको देखिए ना, उनके बाद तो कोई है ही नहीं जो लीड कर सकता है, अकेला आदमी। अब वो एमएलए को भी नहीं बुलाते हैं स्टेज पर, वो खुद ही कहते हैं मैं हूं और ये फूल है, ये कमल का फूल है, बस इसके अलावा कोई दूसरा होता नहीं है। चीफ मिनिस्टर तक जो उनका जहां का रहता है, वो उसको नहीं बुलाया जाता है, वो कहीं एक साइड में बैठा रहता है। तो खैर, मोदी ये जंगे हार चुके हैं, और उसमें किसी भी हद तक जाकर वो खेल खेलने को तैयार है। और वो पुराना मामला कि मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ आप करेंगे, और उसके बाद ये इस बंदे को आप बताइए कि इसको मुसलमान आतंकवाद की इतनी चिंता हो रही है। इसको राजस्थान में हमारे प्रधानमंत्री को मोनू मोनेसर जैसा गुंडा याद नहीं आ रहा है, हत्यारा याद नहीं आ रहा है। वो हत्यारा जिसने जुनैद और नासिर को किस तरह से मर्डर किया था, और वो सरकारी गाड़ी के अंदर मर्डर किया था। और उसके बाद, लेकिन वो तो मोदी जी का सबसे प्यारा है, क्योंकि वो बजरंग दल से आता है, मोनू मोनेसर। और बजरंग दल जो है आरएसएस का सबसे प्रिय संगठन है, आतंक मचाने के लिए, हिंसा करने के लिए, आतंकवाद करने के लिए, बलात्कार करने के लिए, लोगों को जलाने के लिए। तो उनका सबसे प्यारा, मोदी जी का भी प्यारा है मोनू मोनेसर। अगर मोनू मोनेसर प्यारा नहीं होता तो कब से वो जेल में पड़ा होता। और विदेशी जो माफिया है, कोई लारेंस बिश्नोई है, वो पता लगा कि उसके भी उसके साथ रिश्ते हैं। अच्छा, उसके बाद मोदी जी, जरा मुझे एक बात और बताइए, ये पार्लियामेंट में ये कोई रमेश बिधूरी कोई बंदा है या वो नहीं हुआ? रमेश बिधूरी ने पार्लियामेंट के अंदर जो आपने नई पार्लियामेंट बनाई है, जिसमें सेंगोल भी रखा है, जो राजाओं के न्याय का प्रतीक है, उसके अंदर क्या बोला था उसने क्या बोला था? भड़वा, कटवा, आतंकवादी। सारे सबूत तो आरएसएस के कैडर गुंडागर्दी कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, जला रहे हैं, उसके सबूत हैं। आप वो बेचारे मुसलमान जो 4-5-6%, और अगर ज्यादा से ज्यादा 9% है राजस्थान के अंदर, आप उनको लेके उनको पीटने की कोशिश कर रहे हो। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई मुसलमान कोई गुंडागर्दी करता है, तो क्या सारी जिम्मेदारी आप सारे मुसलमानों को डालेंगे? तो फिर रमेश बिधूरी की जिम्मेदारी भी क्या सारे हिंदुओं पर होगी? इसको आप बताइए। और आपने जो कत्ल हुआ वहां पर एक हमारे दर्जी भाई का, वो जो कत्ल हुआ, उनको जिन गुंडों ने किया था, क्या उन पर मुकदमा नहीं चल रहा है? क्या मोनू मोनेसर पर उसी तरह का ट्रीटमेंट हुआ जो उस हमारे वकील भाई को जो हत्या की जिन लोगों ने, उसके मुकाबले में क्या किया आपने उसके साथ? उसको पूरा मौका दिया, उसको आरएसएस वालों ने छुपाया, उसको इंटरनेशनल माफिया ने उसको छुपाया। ये हमारे सामने। अच्छा, ये ऐसे फ्रस्ट्रेशन में ये सब कुछ कर रहे हैं, ये
हारने की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत से लोगों का ये कहना है। क्या आप भी इस ये आपको भी ये यकीन है कि अब ये सरकार जाने वाली है? नहीं, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, एक एक महाराष्ट्र के बड़े मशहूर दलित लीडर हैं, मैं उनका नाम प्लीज बताइएगा, प्रकाश अंबेडकर। जी जी जी, प्रकाश अंबेडकर जी ने कहा है कि मोदी और आरएसएस अगले चुनाव से पहले बहुत भयानक मुसलमानों का कत्लेआम कराने जा रही है। खुलेआम बोला है उन्होंने कि उसके बिना मोदी चुनाव जीत नहीं सकता है, मोदी की पार्टी चुनाव जीत नहीं सकती है। वो जो महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि इस पर यूएपीए के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता, तो करो भाई, उस पर मुकदमा करो। लेकिन डर यही लग रहा है कि जो गरीब की जोरू है, यानी मुसलमान बेचारे इस देश में गरीब की जोरू है, उनके साथ आप कुछ भी कर लेंगे अपनी नालायकी छुपाने के लिए, अपनी दलाली, अपनी जो जन विरोधी आपके काम है। किसान आपके खिलाफ हैं पूरे तौर पर, मजदूर आपके खिलाफ हैं पूरे तौर पर, नौजवान आपके खिलाफ हैं पूरे तौर पर। और ये जो इनकी जो रैलीज हो रही हैं, रैलीज के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर 20,000 महाराष्ट्र से लोग ले आए जा रहे हैं। राजस्थान का जो रैली हो रही है, 20,000 वो राजस्थानी है ही नहीं, वो गुजरात से लाए जा रहे हैं। उसके अंदर वो रैलीज जो है सारी की सारी, आरएसएस इसमें स्पेशलाइज करती है, बीजेपी इसके अंदर स्पेशलाइज करती है, आप जानते हैं। जहां भी भीड़ चाहिए वहां भीड़ पहुंचा दी जाती है। अच्छा, ये तो आपने बताया, और एक अब से पहले एक फोरकास्ट आ चुकी है जो इंटरनेशनल लेवल पर जेनोसाइड के सिलसिले में एक्सपर्ट भी हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि भारत जो है वो जेनोसाइड के बहुत नजदीक पहुंच चुका है। और यही बात प्रोफेसर ग्रेगोरी जो है, और उसके आप जानते हैं कि अभी ये जो डायस्पोरा जो है हमारा, जो भारत के बाहर भारत के लोग रहते हैं, हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, इंडिया के लोग रहते हैं, वो आपस में मिलकर काम करते थे। लेकिन एक बहुत मशहूर जर्नलिस्ट ने उन्होंने कहा है कि मोदी जी ने जो हिंदू सिखों को लड़वाने का डायस्पोरा में काम किया है, इसकी बहुत भारी कीमत हमने चुकानी होगी। देखिए, हम इंडियन जाने जाते थे, इन्होंने पहले बांट दिया मुसलमान और हिंदू वहां पर। अब आरएसएस ने क्या किया है, मोदी जी के नेतृत्व में जो किया गया, ये अमित शाह के नेतृत्व में जो किया गया है कि खालिस्तान को मुद्दा बनाकर, खालिस्तान जो कभी मुद्दा नहीं है, जो कभी किसानों के लिए मुद्दा नहीं है, सिखों के लिए मुद्दा नहीं है, उसको आपने मुद्दा बनाकर आज एक एक शहर के अंदर, विदेशों में, एक एक देश के अंदर आप हिंदू सिखों को लड़वा रहे हैं। यानी भारतीयों के बीच में ही लड़ाई वहां विदेशों में भी कराई जा रही है। अब वो भारतीय नहीं है काजमी साहब, इनके विदेशी संगठन का नाम है हिंदू सेवा संघ। हमारे देश में राष्ट्रीय सेवक संघ, उसमें कहीं हिंदू शब्द नहीं है। इनका विदेशी संगठन का नाम है हिंदू सेवक संघ। तो ये तो, यानी मैं कब से कह रहा हूं कि इस देश को तोड़ने के लिए इनके रहते हुए किसी की जरूरत नहीं, लेकिन हम होने नहीं देंगे। और ये विदेशों में तो जाकर बिल्कुल भारत के जो लोग हैं उनको बांटने का काम कर रहे हैं। उनको अब हिंदू मुसलमान तो करते ही थे, इन्होंने हिंदू सिख कर और ये देश कितनी भारी कीमत उसकी चुका सकता है। जी जी जी, बहुत ही खतरनाक हालात है। अच्छा, मैं अब उस पर आना चाहता हूं जो कि वक्त की जरा कमी है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आप गए मुंबई, वहां गोलवालकर पर कहते हैं बात हुई, उस बात का क्या नतीजा क्या निकला? आपको काजमी जी और मेरे प्यारे सुनने वाले दोस्तों, आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं कि मैं कहां बुलाया गया था, और मैं तो क्यों मुझे बुलाया गया था मुझे पता नहीं, उसका बारे में बहुत ज्यादा अभी बातचीत कर रहे होंगे। मतलब ये पूरे 2 फ्लोर बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, हयात या क्या नाम है पता नहीं, हाँ हयात ही है, और जी बहुत बड़ा होटल है। मैंने तो जिंदगी में कभी इतना पैसे का रेल पेल, इतने खाने, इतने रहने के कमरे, इतनी जगह, इतने कॉफी, इतनी तरह की दारू मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी है। और फैशन परेड इस देश का और बॉम्बे का जो सारे पैसे वाले लोग, अमीर लोग हाँ, अडानी अंबानी ग्रुप बाहर था इससे। ये देश का सबसे बड़ा मीडिया हाउस कहलाता है ये इंडिया टुडे, और ये कहा जाता है कि इसको 17-18 करोड़ लोग इसका जो ये देखते हैं, ये जो होता है। तो मुझे अगर गोलवालकर एंड्योर्स,
गोडवालकर जिंदा है और वो लागू रहेगा, ये टॉपिक था। तो इसमें 5 लोग थे, यानी एक बहुत कड़वाहट लिए हुए आरएसएस के आदमी है, बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट है स्वपन दास गुप्ता। उसके बाद बड़ा आरएसएस के अभी इतिहासकार है, लेकिन वो कहते मैं आरएसएस का नहीं हूं, संपत जी। और तीसरे थे अपना कुलकर्णी साहब, सुधींद्र कुलकर्णी। ये आरएसएस के हैं, लेकिन अब ये थोड़ा थोड़ा आरएसएस से नाराजगी बताते हैं। तो खैर बात ये था, मैंने क्या कहा वहां जाकर, मैंने कहा कि देखिए ये बड़ी शर्मनाक बात है और बड़ी खतरनाक बात है कि अगर गोलवालकर जैसा गुरु ऑफ हेट एंड्योर करेगा, और मैं इसको लेकर कोई भी उनके किसी क्रिटिक, उनके किसी जिसने उनकी आलोचना की है उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ गोलवालकर साहब का लिखा हुआ पढ़ूंगा, उनका बोला हुआ पढ़ूंगा, जो आरएसएस के आर्काइव्स में, आरएसएस की किताबों में, आरएसएस के पब्लिकेशंस में मैं उसको पढ़ूंगा। तो खैर उस पर वो बहुत ये हुआ, और मुझे लग रहा था कि दिलीप सरदेसाई जो एक एंकर हैं वो शायद न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन राजदीप सरदेसाई उन्होंने शुरू होने से पहले कहा था कि इस्लाम हम इसको लेंगे। मैंने कहा नहीं सर, वो वहीं पर तय करेंगे, राजदीप सर जी आप बाहर क्यों तय कर लें, आपने टॉपिक ये रखा है, आपने टॉपिक रखा है गोलवालकर पर, तो गोलवालकर पर ही बात होगी। तो खैर वो बातचीत शुरू हो गई कि वो देखिए गोलवालकर जी ने हिंदुओं को, देश को यूनाइट कर दिया। गोलवालकर जी जो है अभी वो तो पुरानी बात कर रहे थे, ये सब कर रहे थे। तो वो मैंने कहा कि देखिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, बड़ी मुश्किल से मैंने घुसकर टाइम लेकर कहा कि देखिए 14 अगस्त 1947 को आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने, जबकि आरएसएस के मुखिया थे, ये लिखा कि जो लोग किस्मत के दांव से सत्ता में आ पहुंचे, अंग्रेजी में था, मैं उसका हिंदी बता रहा हूं, जो लोग जो किस्मत के दांव से सत्ता में आ पहुंचे वो तिरंगे को हिंदुओं के हाथ में थमा दें, हिंदू इसको कभी मंजूर नहीं करेंगे। और इसके अलावा इसमें 3 रंग हैं, 3 रंग मनहूस होते हैं, और ये हिंदुओं की मनोविज्ञान पर बुरा असर डालेगा। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान सभा ने संविधान पास किया। 4 दिन के बाद ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि हमको मनुस्मृति चाहिए, और बंच ऑफ थॉट में गोलवालकर ने लिखा कि हम इसमें कुछ भी नहीं है, तो जो भारतीय है यानी जो हिंदू है उसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैंने कहा कि सन 1960 के अंदर ये बंदा जो, क्योंकि एक सुधींद्र कुलकर्णी है, वो कह रहे हैं कि इन्होंने कम से कम सारी दुनिया के हिंदुओं को एक करने की कोशिश की। मैंने कहा आप झूठ बोल रहे हैं, ये आप बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं, इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता है। क्योंकि वजह यह है, सन 1960 के अंदर 23 मार्च को वो गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर वो बात कर रहे हैं, वो गोलवालकर गुरु ऑफ हेट बात कर रहे हैं सोशल साइंस फैकल्टी में। स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं, बहुत सारे कांग्रेस के मंत्री भी हैं वहां पर। और वो ये कह रहा है कि देखिए हमने जो दक्षिण भारत के हिंदू हैं उनकी नस्ल सुधारने के लिए क्या किया। यानी इसका मतलब यह है दक्षिण भारत के जो हिंदू उनकी नस्ल हिंदुओं की नीची है और उत्तरी भारत के हिंदुओं की नस्ल ऊंची। और उत्तरी भारत के हिंदुओं ब्राह्मणों को वहां सेटल किया गया और ये कानून बनाया गया। ये गोलवालकर कह रहा है जनाब, मैं नहीं कह रहा हूं, गोलवालकर। और ये ऑर्गेनाइजर के अंदर ये पूरी रिपोर्ट छपी, हालांकि गोलवालकर के जो कलेक्टेड वर्क छापे उसमें से सब गायब कर दिया गया। और ये ऑर्गेनाइजर की भी जो पेज था वो फड़वा सकते थे, वो फड़वा चुके हैं लाइब्रेरी में से, लेकिन मेरे पास, क्योंकि मैं हर चीज को रखता हूं तो मेरे पास है वो। तो उसमें कहा कि क्या फर्ज किया गया साउथ इंडिया के हिंदुओं की लड़कियों के लिए, शादीशुदा बच्चियों के लिए, कि उन्होंने अपना पहला बच्चा शादी के बाद किससे पैदा करना था? इस उत्तर भारत के ब्राह्मण से। उसके बाद उन्होंने दूसरे बच्चे अपने पति से करने थे। अच्छा, इसमें और एक मजे की बात, बड़ी शर्मनाक बात है कि ये करना था शूद्र पत्नी ने, ये करना था वैश्य पत्नी ने, ये करना था क्षत्रिय पत्नी ने, ब्राह्मण पत्नी ने नहीं करना था। वहां के जो हिंदू ब्राह्मण थे वो तो ऊंचे ही थे, वो तो ऊंचे ही थे। तो मैंने कहा कि इसका आप जवाब दे दिए। तो वो बोलते हैं कि शम्सुल इस्लाम तुम क्या चाह रहे हो कि आरएसएस इसमें विश्वास करे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं चाह रहा, हम तो लड़ने को, जान देने को तैयार हैं इस कमीनगी के खिलाफ। तो मैंने कहा कि और वो तो डेटेड चीज है, वो तो पुरानी हो गई। मैंने कहा आरएसएस का कोई स्टेटमेंट बता दीजिए। आरएसएस ने कहा होगा कि ये बंच ऑफ थॉट किताब हम निकाल दे रहे हैं।
आरएसएस ने कहा कि हम माफी मांगते हैं साउथ इंडिया के हिंदुओं से जो ये बात कही गई। और फिर मैंने ये इसको कहा, जो एंकर था, जो आरएसएस का ही आदमी था, बन गया था, मैंने कहा भाई आपने यहाँ पर कोई आरएसएस का आदमी क्यों नहीं बुलाया? ये जब भी मैं इनको पकड़ता हूं ये बोलते थे हम तो आरएसएस के नहीं है। गोलवलकर उनके बाप पर बात हो रही है, उनके सबसे इंपॉर्टेंट आइडियोलॉग पर बात हो रही है। आप आरएसएस का कोई वो बुलवा लेते, उसका सह सरवाहक, कोई ये वाहक, कोई वाहक, कोई सभी वाहक बुलवा लेते। इनको आप बुलवाकर, अच्छा इतना तमाशा हो गया, इतना तमाशा हो गया कि ये जो विक्रम संपत है, मतलब इतना फ्रॉड कि वो गांधी जी को ले आया कि गांधी जी भी तो तिरंगा झंडा उनका पहला अलग था, उनका ये था, उनका होता, यानी तो मैंने पूछा इसीलिए शायद आपने गांधी को मार दिया? भाई गांधी जिसको आप नफरत करते हो, गांधी को मरवा दिया। और सरदार पटेल ने लिखा कि आरएसएस के लोगों ने जो गोलवलकर को चिट्ठी लिखी, तुम्हारी वजह से गांधी जी की हत्या हुई, और तुमने गांधी जी की हत्या पर मिठाई बांटी है। गोलवलकर को चिट्ठी लिखी सितंबर 1930 को, कोई जवाब नहीं था। लेकिन कोई, अच्छा फिर उसमें जैसा वो तरीका करते हैं, जब फंस जाते हैं तो वो ये विक्रम संपत, ये तो आप अनसिविलाइज्ड है। तो मैंने कहा यही तो मैं कह रहा हूं कि आरएसएस अनसिविलाइज्ड है। आरएसएस देश के मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ईसाइयों के खिलाफ नहीं है, देश के हिंदुओं के खिलाफ है। और उनके रहते हुए, इस पर मैं आखिर में मतलब खत्म हो रहा था, मैंने कहा कि इनके रहते हुए किसी विदेशी दुश्मन की, किसी मुसलमान चीनी दुश्मन की जरूरत नहीं है देश को खत्म करने के। अच्छा रहा भाई साहब, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, आपने पैसे का रेला, अय्याशी का रेला, आप और डर, मुझे ये लग रहा था कि डर इस सेंस में कि इतने पैसे वाले लोग इस देश को चला रहे हैं, इतने कहीं लेना देना नहीं है उनका कोई आदमी। अच्छा एक मजे की बात क्या हुई कि इसने सारा हिंदी में लिखा है और मराठी के अंदर 95%। तो काजमी साहब, मैंने सबसे पहला सवाल यह किया कि उनकी आत्मा, गोलवलकर की आत्मा बड़ी परेशान हो रही होगी कि उन पर आरएसएस वाले भी हिंदी में बात कर रहे हैं, जबकि वो हिंदी आती है उनको, हिंदी में बात नहीं कर रहे हैं, अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। असल में मैं गोलवलकर की इतनी बदतमीजी की, इतनी गुंडागर्दी की भाषा है, इतनी जहरीली भाषा है, वो आप हिंदी में ही समझ सकते हैं। जैसे उन्होंने गांधी जी को कहा इडियट, क्योंकि गांधी जी हिंदू मुसलमान एक राष्ट्र की बात करते थे। उन्होंने सबको, गांधी के साथ सबको लपेट लिया कि जो भी आज हिंदू राष्ट्रवाद का विरोधी करते हैं वो इडियट्स हैं। तो ये मैंने ये कहा कि उनकी भाषा को अगर आप नहीं समझेंगे तो आप फिर वो कितना जलील आदमी था, कितना इंसान विरोधी आदमी था, कितना भारत विरोधी आदमी था, कितना इंडिया विरोधी आदमी था, उसको आप समझ नहीं सकते। जी भाई, ये बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि वो तो गोलवलकर की बहुत ही बड़ी शख्सियत बनाने की बात कर रहे थे। आपने उसमें सब में पंक्चर कर दिया, वो सारी हकीकतें बता करके कि उन्होंने क्या कुछ कहा, उनकी किताबों में क्या है, उनका नजरिया क्या है, और अब उनको किस तरह से महिमा मंडित जिसे कहते हैं वो किया जा रहा है। पैदा इसीलिए हुआ भाई साहब, पैदा इसीलिए हुआ, ये मुसलमान राष्ट्रवादी और हिंदू राष्ट्रवादी को छोड़ूंगा नहीं मरते दम तक। जी 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 जी, ये बड़ी हिम्मत की बात है। और आजकल तो वैसे भी लोग डराने की बात भी कर रहे हैं कि गिरफ्तारियां हो रही, क्या क्या हो रहा है, लेकिन आप मजबूती से डटे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, आपसे बात करने में बहुत गहराई से इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।